हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज हम जानेंगे कि कैसे हम रजिस्टर पेज डिज़ाइन करते हैं और कोडिंगनाइटर का यूज़ करके, और इससे हम डिज़ाइनिंग करेंगे एंड रजिस्ट्रेशन करेंगे यूज़र्स का। तो क्या क्या चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए ज़रूरत होंगी और कैसे रजिस्ट्रेशन पेज बनेगा और रजिस्ट्रेशन फंक्शनैलिटी वर्क करेगी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमको जो करना है कि ये मेरा एक डैशबोर्ड है जो हमने लास्ट वीडियो में डिज़ाइन किया था हमारे कोडिंगनाइटर में। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन पेज डिज़ाइन करेंगे और उसकी फंक्शनैलिटी को बनाएंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ चीज़ें कर रखी हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये आप देख सकते हो, मैंने एक कोडिंगनाइटर डेटाबेस के अंदर अगर आप जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो tbl_user नाम से एक टेबल बनी हुई है। इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ पैरामीटर्स और कुछ डेटा मैंने मैनुअली एंटर कर रखा है, बाद में मैं आपको वो भी बताऊँगा कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक आईडी है, नेम है, एज है, लोकेशन है, यूज़र नेम है और पासवर्ड है। तो दोस्तों आप और भी फील्ड्स इसमें ले सकते हो, मगर मैंने डिफ़ॉल्ट अभी यही ले रखी है क्योंकि मुझे इसी के साथ रजिस्ट्रेशन कराना है। तो सबसे पहले ये हमारा जो पेज है वो हमारा मेन डैशबोर्ड पेज है, मगर डैशबोर्ड पे इंसान यूज़र तब आएगा जब वो एक रजिस्टर्ड यूज़र होगा। तो सबसे पहले उसको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको लॉगिन करना होगा एंड देन वो डैशबोर्ड पे आ सकता है। बट अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा डैशबोर्ड पे जो है वो डायरेक्टली ओपन हो रहा है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करने के लिए चलते हैं अपना एक HTML का रजिस्ट्रेशन पेज डिज़ाइन करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे व्यूज़ के अंदर मैंने एडमिन फोल्डर जो बनाया था उसके अंदर मैं राइट क्लिक करता हूँ और एक पेज बनाते हैं .php, राइट। अब इस रजिस्टर पेज को बनाने के बाद हमने सिंपल कुछ नहीं करना है, हमें Ctrl+A Ctrl+C। देखिए मुझे अगर रजिस्ट्रेशन पेज में जो फील्ड चाहिए होंगे उसके लिए टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छा सा फ्रंट एंड बन चुका है। तो मैं इस सेक्शन को यहाँ से उठा लेता हूँ। तो यहाँ पे देख रखते हो आप कंपोज अ मैसेज लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, राइट। तो ये हमारा ये सेक्शन मुझे चाहिए है। तो उससे पहले मुझे बाकी चीज़ें को हटाना होगा, तो उसके लिए मैंने Ctrl+A Ctrl+C करके यहाँ पे जाता हूँ, रजिस्ट्रेशन पेज में पेस्ट कर देता हूँ डैशबोर्ड को एज इट इज़। अब क्योंकि सिर्फ हमको ये वाला सेक्शन चाहिए तो हमने इसको मिनिमाइज़ कर दिया। तो आप देख सकते हो ये सेक्शन हमारे लिए नहीं चाहिए है, तो मैंने इस सेक्शन को भी मिनिमाइज़ किया और इसको रिमूव कर दिया है यहाँ से। सेकंड जो है वो हमारी ये रो हमें नहीं चाहिए, सो हमने सिंपल इस रो को भी रिमूव कर दिया, ठीक है, करना है। देन उसके बाद यहाँ पे चलते हैं और इस रो को भी नहीं चाहिए हमें, सो ये दोनों सेक्शन मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अभी मेरे को जो ये सेक्शन है वो भी नहीं चाहिए है, तो मैंने इस रो को भी रिमूव कर दूंगा और इस रो को भी रिमूव कर दूंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इतनी चीज़ों को लेके आगे बढ़ता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, एक हम लोग सबसे पहले क्योंकि आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन पेज बनाना है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक फंक्शन बनाना होता है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया रजिस्टर का, राइट, रजिस्टर। अभी यहाँ पे हमको कोई भी व्यू लोड करने के लिए हमें व्यू को लोड करना पड़ता है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर में हर चीज़ को लोड करना पड़ता है। तो मैंने एज इट इज़ सेम हेडर फुटर्स एंड डैशबोर्ड वाला कॉपी कर दिया है। अभी मैंने जो यहाँ पे व्यू बनाया था रजिस्टर व्यू, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और अब मैं जिस तरीके से एडमिन डैशबोर्ड के अंदर इंडेक्स पेज को कॉल किया गया उसी तरीके से रजिस्टर पेज को कॉल करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिन डैशबोर्ड के अंदर इंडेक्स पेज को जैसे कॉल किया है उसी तरीके से हमें रजिस्टर को कॉल करना है। और सिंपली आप देख सकते हो ये पेज हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। बट अभी हमारे साथ क्या है, हमको ये मेन्यूज़ नहीं चाहिए और हमको ये लॉग आउट बटन नहीं चाहिए है। तो इसके लिए दोस्तों आप यहाँ पे रजिस्टर पे जाओगे और आप देख सकते हो यहाँ पे आपने हेडर सेक्शन है। तो यहाँ पे हमको टेम्पलेट्स के अंदर हेडर सेक्शन होता है, एडमिन बना रखा है। तो यहाँ पे अभी हमको जो मेन्यूज़ सेक्शन है वो इसी के अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए हमको मेन्यूज़ दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मेन्यूज़। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ पे जाके एक न्यू हेडर बनाएंगे फॉर एडमिन। तो admin_header.php हेडर और पेस्ट कर देते हैं।
सो अभी हमको यहाँ पे सेक्शन नहीं चाहिए मेन्यूज़ का, तो हमने मेन्यूज़ को यहाँ से रिमूव कर देना है सिंपल। और आप देख सकते हो ये रिमूव हो गया है। सो मैंने यहाँ पे एडमिन हेडर जो है उस फाइल को पास कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ से अभी मेन्यू चला गया है। सो ये मेन्यूज़ गया अभी, बट अभी हमको इसमें लोगो और ये जो सेक्शन है इसको भी हटाना होगा। सो लॉगआउट सेक्शन को रिमूव करने के लिए सेम वही प्रोसेस अपनाना होगा हमको। तो मैं बाकी सारी फाइल्स क्लोज़ करता हूँ। तो यहाँ पे हेडर आता है, तो यहाँ पे मुझे लॉगआउट सेक्शन भी नहीं चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर। तो दोस्तों अब इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग फ़िलहाल इसका नेमिंग चेंज करते हैं रजिस्टर्स में जाके, क्योंकि ये सेक्शन रजिस्टर मैंने लिखा और एंटर किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रजिस्टर, और यहाँ पे हमारा ये फॉर्म आ रहा है जिसमें हम लोग ये खोल सकते हैं। और इसको अब मैं यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ, क्योंकि लॉगिन पेजेस की कोई नीड नहीं है। सो यहाँ पे मेरा ये आ चुका है। अभी इसको मैं 6 है तो मैंने इसको 6 रहने दिया, और अभी मैंने इसको कॉपी करा और यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ कि एक जो विड्थ होती है वो टोटल 12 साइज़ की होती है। तो आप इसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है 3 में, 6 में, और अभी बचा है 3, तो मैंने सेम 3 यहाँ पे भी कॉपी कर दिया है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये पूरी जो चीज़ है वो शिफ्ट हो जाएगी सेंटर पे। तो आप देखो यहाँ पे सेंटर पे फॉर्म आ चुका है। सेम तरीके से मैंने यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट 12 दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ये चीज़ को मैं यहाँ पे फॉलो कर सकता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पे इसको 6 कर देता हूँ, ठीक है, और सेम यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी सेंटर पे आ चुका है। तो अब ये तो बात हो गई हमारी सेंटर पे आने की। अभी मैं फ़िलहाल में लोगो सेक्शन को रिमूव कर दे रहा हूँ। तो लोगो सेक्शन का अभी कोई काम नहीं है यहाँ पे लॉगिन के टाइम पे, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया है। सिंपल यहाँ से लेके यहाँ तक नया मार्केट इसको रिमूव कर दिया है। सो अभी आप देख सकते हो एक रजिस्ट्रेशन पेज खुल गया है, बहुत ही प्यारा सा। और अब मैं यहाँ पे जो अपनी फील्ड्स की जो है मेरी उनको भरूँगा। मुझे अटैचमेंट्स और रोल्स नहीं चाहिए है रजिस्ट्रेशन करते समय। सो अगर आपको चाहिए होंगे तो आप उसको रख सकते हो अपनी फील्ड्स के अकॉर्डिंगली। तो मैंने यहाँ पे इसको रिमूव कर दिया और ये सेक्शन को भी रिमूव कर दिया। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे ये पूरा हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे जो भी फिल कर सकता हूँ, और बट अभी ये सबमिट नहीं होगा। तो ये देखिए अभी बहुत ही अच्छा रजिस्ट्रेशन पेज डिज़ाइन हो चुका है। तो अभी हम यहाँ ध्यान देंगे कि कौन कौन सी फील्ड्स हमें चाहिए। नेम, एज, लोकेशन, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सो अभी मैंने यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि नेम हो गया, देन उसके बाद एज चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे एज डाल दिया। देन उसके बाद मुझे लोकेशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लोकेशन डाल दिया। एंड देन मुझे उसके बाद उसका यूज़र नेम क्रिएट करने को है, एंटर द यूज़र नेम। तो आप यूज़र नेम यहाँ पे फिल कर दोगे। अब बात आती है दोस्तों पासवर्ड एंटर करने की। तो यहाँ पे देखिए आपने जो भी पासवर्ड होगा वो यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, स्टाइल को ऐड नहीं करना मुझे। और आप देख सकते हो अभी हमारा ये जो पेज है उसको रिफ्रेश करने पे ये एंटर नेम, एज, लोकेशन एंड यूज़र नेम आ चुका है। तो यहाँ पे एंटर नेम हो गया और एज, लोकेशन, यूज़र नेम। अब जो बाकी 2 फील्ड्स है हमारी वो पासवर्ड की है, तो हमने यहाँ पे सिंपली पासवर्ड फील्ड एक रख लेनी है, PASSWORD पासवर्ड। ये हो गया हमारा, फील्ड्स रेडी हो गई हैं एंड डिज़ाइन हो गई हैं। नाउ रजिस्टर मी, मुझे रजिस्टर करो। तो यहाँ मैंने जो भी आपको लेवल देना है वो आप यहाँ पे लेवल दे सकते हो। तो ये तो बात हो गई, हमारे फॉर्म डिज़ाइन हो गया है और ये फॉर्म में अब हमारा सब कुछ शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे यूज़र एंट्री करेगा और जब वो फॉर्म को सबमिट करेगा तो हमारे डेटाबेस में न्यू यूज़र रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो उसको रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं अब ये हम लोग ये जानते हैं। तो सबसे पहले इनपुट टाइप मेथड जो है फॉर्म टैग जो बना है हमारा, उसमें मेथड को जो हम करते हैं वो होता है हमेशा पोस्ट एंड एक्शन इज इक्वल्स टू
अब यहाँ पे हमको उसको पाथ बताना है कि कहाँ पे हमारा ये एक्शन परफॉर्म होगा, पेज सबमिट होगा। तो हमको यहाँ पे बताना होगा कि बेस अंडरस्कोर URL एंड दिस वन सिंगल कोट्स। तो यहाँ पे जो हमारा एक्शन परफॉर्म होगा वो होगा एडमिन डैशबोर्ड के अंदर सेव नाउ पे रजिस्टर यूज़र फंक्शन पे, ठीक है। सो अभी अगर मैं यहाँ पे एक रजिस्टर यूज़र फंक्शन बना देता हूँ और पब्लिक फंक्शन रजिस्टर्ड यूज़र, तो आप देख सकते हो हाँ यहाँ पे मैं प्रिंट अंडरस्कोर R करके और $this THIS tends to post input tends to post, तो ये जो है हमारा जितना भी इनपुट होगा उसे कैप्चर करेगा और इस रजिस्टर्ड यूज़र फंक्शन पे सबमिट कर दिया। तो अब आप देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं और अभी मैं फ़िलहाल अगर कुछ यहाँ पे एंटर करता हूँ तो अभी रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो आप कुछ भी नहीं हुआ। वो उसके ना होने का कारण क्या है, आइए देखते हैं। पहले तो सबसे पहले मैं यहाँ बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन पेज पे क्या हुआ। देखिए इनपुट टाइप बटन जो है वो सबमिट है, रजिस्टर करने पे क्या हुआ ये जानते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म टैग और एक्शन में अभी कुछ नहीं शो हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे हमने URL को इको नहीं किया है। जैसे ही आप इसको इको करते हो, रिफ़्रेश करते हो, कैंसिल करते हो, रिफ़्रेश करता हूँ मैं, तो मैंने यहाँ रिफ़्रेश करके किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोकल होस्ट कोड इग्नाइटर एडमिन डैशबोर्ड के अंदर जाके रजिस्टर्ड यूज़र करना है। सो अभी मैं यहाँ पे अगर इस फील्ड को सबमिट करता हूँ GGGHS लिख के, सो मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरे आया, बट यहाँ पे जो एरे शो हो रहा है हमको उसमें जो डेटा हमें मिला है इस फंक्शन पे रजिस्टर्ड यूज़र, उसमें कोई भी डेटा रिसीव नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इनपुट्स हैं उनका नेमिंग कन्वेंशन नहीं किया है, नेम नहीं दिया है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक नेम देता हूँ कि नेम सो व्हाट एंड देन इनपुट टाइप नेम इज इक्वल्स टू एज, देन इनपुट टाइप नेम में डाल देता हूँ लोकेशन, फिर मेरा इनपुट टाइप में नेम में डाल दिया मैंने यूज़र नेम, फिर मैंने यहाँ पे नेम में डाल दिया पासवर्ड, राइट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जब मैं इसी पेज को वापस जाता हूँ और यहाँ पे अब मैं किसी चीज़ को सब रिफ्रेश करके सबमिट करता हूँ, जैसे सपोज दैट राहुल 30 इंडिया, राहुल 1 2 3 4 5 6 और मैंने यहाँ पे स्पेस को रजिस्टर मी पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये सारा डेटा हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये हमारा एक डेटा हमको अभी इस फंक्शन पे मिल चुका है। अब हमारा काम है कि कैसे हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते हैं। तो इस टेबल में तो इसको स्टार्ट करने के दोस्तों दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आप जितना भी लॉजिक, आपको मैंने पहले बताया था कि कंट्रोलर में केवल लॉजिक्स लिखे जाते हैं, जितना भी तरह का डेटाबेस का ऑपरेशंस होता है वो हमारा मॉडल में किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूज़र नाम का एक टेबल ऑलरेडी बना रखा था, इसको मैं अभी यहाँ से रिमूव करता हूँ। मॉडल बना रखा है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। तो अभी मेरे को यहाँ पे एक न्यू यूज़र रजिस्टर करना है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन बनाया पब्लिक फंक्शन रजिस्टर यूज़र। सो मैंने यहाँ पे इसको बना लिया है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी मॉडल अगर आप बनाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र मॉडल को बनाया है, तो उस मॉडल को हमें लोड करना पड़ेगा, तभी हम जो कुछ है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे सिंपल तरीका है, जो भी वट एवर इनपुट हमको रिसीव हुआ है, मैं आपको वैलिडेशन नहीं बता रहा हूँ, जस्ट सिंपल बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया यूज़र डेटा नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर ये सारा डेटा आ चुका है, पूरा एरे आ चुका है, मैंने स्टोर कर लिया। देन मेरा पहला काम होता है कि सबसे पहले मुझे इस मॉडल को लोड करना है। तो मुझे लोड करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बता रखा है कि मॉडल को लोड कैसे किया जाता है। सेम तरीके से मैंने मॉडल को लोड किया और मॉडल का जो नाम है वो आपको क्लास का नाम मेंशन करना होगा, तो मैंने क्लास का नाम मेंशन कर दिया है।
सो अब मैं यहाँ से बैठे बैठे इस यूज़र मॉडल के इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। तो ये ध्यान देने की चीज़ है कि दोस्तों फंक्शन के नाम कभी सेम नहीं हो सकते, ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपने किसी कंट्रोलर में कोई फंक्शन का नाम रखा है तो सेम नाम। तो अभी मैंने यहाँ पे रजिस्टर यूज़र के अंदर ये कॉल कर लिया। अभी मेरा यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो यूज़र डेटा नाम से बनेगा। तो यहाँ पे अभी आप ये फंक्शन पहुँच चुका है, फंक्शन में ये डेटा मैंने पास कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे क्योंकि डेटा पास किया था तो यहाँ पे मुझे आर्गुमेंट्स मिलेंगे। तो मैंने यहाँ पे डेटा नाम का एक डिफ़ॉल्ट एरे बना रखा है कि अगर मुझे डेटा नहीं मिलता है तो इस केस में ये डिफ़ॉल्ट ब्लैंक एरे स्टोर करे। तो अभी हमें यहाँ पे डेटा मिल गया है। तो डेटा मिलने के बाद अगर हम यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर आर करते हैं तो आप देख सकते हो डॉलर डेटा को अगर मैं इको करता हूँ तो क्या रिस्पॉन्स आता है। तो उसके लिए मैंने सबसे सिंपल तरीका, मैंने इसको रीलोड किया और जैसे मैं रीलोड करूँगा तो आप देख सकते हो फिर से डेटा इको किया। अभी देखिए मैंने यहाँ पे कहीं पे इको नहीं कराया है, प्रिंट नहीं किया है कंट्रोलर में, मैंने मॉडल में प्रिंट किया है। तो ये जो प्रिंट हो रहा है डेटा वो मॉडल से प्रिंट हो रहा है। सो अभी ये मॉडल में आ चुका है। तो अब हमने इसको क्या करना है कि अलग अलग वेरिएबल में डेटा को स्टोर करना है। जैसे कि डॉलर नेम में इज इक्वल्स टू डॉलर डेटा देन नेम, एक पैरामीटर बन गया हमारा। दूसरा पैरामीटर बनेगा एज, और एज वेरिएबल में स्टोर करते हैं इसको हम। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट जो है वो लोकेशन है, यूज़र नेम है और पासवर्ड है। सो मैंने इसको कॉपी किया 2 3 4 एंड यहाँ पे लोकेशन, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सो अभी मेरा ये इतनी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे 5 तरह की चीज़ें कैप्चर कर लिया है, सभी चीज़ें नेम, एज, लोकेशन, यूज़र नेम, पासवर्ड। तो यहाँ पे ये पासवर्ड आ चुका है। तो अब हमको इसको अपने एरे में स्टोर करना होगा। तो एरे कैसे बनेगा दोस्तों वो बता देता हूँ। एरे बनाएंगे आप। अब इसमें जो पैरामीटर्स में डेटा पास किया था वो इस तरीके से कुछ पास किए आते हैं कि आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हम डेटा पास करते हैं एरे में। तो ये जो फर्स्ट पैराम एरे की जो की होती है वो डेटाबेस के कॉलम का नाम होता है। तो सपोज दैट मेरा नेम है वो नेम है, लोकेशन है, और इसी तरीके से मैं एज होता है, एज है, यूज़र नेम है, और PASWD है। आप देख सकते हो यही कॉलम्स हैं जो मैंने यहाँ बनाई थी, नेम, एज, लोकेशन, यूज़र नेम, PASWD। नाउ तो अब मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू पास कर देता हूँ 1 by 1। तो डॉलर नेम, डॉलर एज, इसका सीक्वेंस आप आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये एरे है और एरे ऑटोमेटिकली इस हमारी क्वेरी जनरेट करता है कोडिंगनाइटर हमारा एरे से। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये अभी हमारा एरे जो जनरेट हुआ है इसमें कॉलम और वैल्यूज़ पास कर दी हैं और हमको डॉलर यूज़र डेटा नाम का वेरिएबल मिल गया है। अब इस एरे को पेस्ट करने का तरीका क्या है, इंसर्ट करने का, वो बता देता हूँ कि जब आपको कोई क्वेरी लिखनी होती है डेटाबेस में तो आपको मैं बताता हूँ लोकल होस्ट और कोड इग्नाइटर यूज़र गाइड। अगर आप मैं खोलता हूँ तो इंसर्ट की क्वेरी कैसे चलाई जाती है वो बता देता हूँ।
तो क्वेरी बिल्डर क्लास आप जब यहाँ पे इंसर्ट सर्च करोगे तो आपको इस सभी तरह की इसकी यूज़र गाइड में बहुत अच्छा दिया हुआ है। आपको इंसर्ट करना है डेटा, तो क्लिक करते हो सिंपली एक आपको एरे बनाना होता है जिसमें आपको की एंड वैल्यूज़ होते हैं, जो कि मैंने आपको अपने मॉडल जब बनाया था उसमें आपको बताया भी था, और उनको कैसे इंसर्ट किया जाता है वो भी यहाँ पे बताता हूँ। कि जो उसमें ये क्लास का नाम है $this एंड dv टेंड्स टू इंसर्ट के अंदर फर्स्ट 2 पैरामीटर पास किए जाते हैं। फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो टेबल का नाम होता है एंड सेकंड पैरामीटर वो एरे जो हमें डेटा इंसर्ट करना होता है। तो सिंपल है यहाँ पे कि आपको $this टेंड्स टू dv टेंड्स टू इंसर्ट लिखना होता है, और सिंपल फर्स्ट पैरामीटर जो होता है वो हमारा टेबल का नाम होता है, तो tvl होता है, tvl अंडरस्कोर यूज़र हो गया, राइट। एंड सेकंड पैरामीटर इस जो हमको डेटा इंसर्ट करना है। सो अभी मैं अगर यहाँ पे सिंपल अगर इस क्वेरी को दोबारा रीलोड करूँगा पेज को तो ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो उससे पहले मैं आपको फिर से एंट्री करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला राहुल सक्सेना 30 इंडिया एंड राहुल एंड दिस। अभी मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हो कि इसको क्लिक करने पे ब्लैंक आया, बट अगर आप यहाँ पे देख सकते हो केवल 4 रिकॉर्ड है, और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, ब्राउज पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो मेरा पूरा एंट्री आ चुका है। तो ये था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अभी मैंने जो ध्यान नहीं दिया वो ये कि मैंने जो रजिस्ट्रेशन पेज डिज़ाइन किया है उसमें पासवर्ड फील्ड जो है वो टाइप टेक्स्ट है, तो कभी भी इसको टेक्स्ट मत रखिएगा, हमेशा पासवर्ड रखिएगा कि जो भी यूज़र पासवर्ड एंटर करे वो किसी को दिखाई ना दे। तो मैं अगर आप वापस चलता हूँ और यहाँ पे अभी कुछ देख सकते हो आप, जो ऑटोमेटिक फिल हुआ है उसमें कुछ भी मैं टाइप कर रहा हूँ तो अब वो नहीं दिख रहा है। तो ये फील्ड्स की मैंने पासवर्ड कर दी है इनपुट टाइप। अब ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन में आपने ध्यान दिया होगा, क्योंकि ये जो हमारा इंसर्ट ऑपरेशन हुआ उसके बाद ब्लैंक पेज इसलिए आगे क्योंकि मैंने इसको आगे नहीं बताया कि क्या करना है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करते हो कि dv क्वेरी स्टेटस, तो अगर क्वेरी स्टेटस मीन्स अगर ये क्वेरी चल जाती सक्सेसफुली, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इफ़ $क्वेरी स्टेटस अगर ये एग्जीक्यूट कर जाता है तो आप यहाँ पे डालते हो रिटर्न ट्रू सिंपल, और एल्स में आप डालते हो रिटर्न फॉल्स। तो अभी यहाँ पे इसको करने का क्या फ़ायदा है दोस्तों कि यहाँ पे जब आप जाओगे तो सिंपली आपको यहाँ पे चेक करना होता है कि इफ़ के अंदर मैं इस पूरे पैरामीटर को पास करता हूँ, और यहाँ पे चेक करने के बाद इको करता हूँ कि न्यू यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। सो आप अगर इंसर्ट हो गया है, न्यू यूज़र रजिस्टर हो गया है तो ये मैसेज इको करे, और अगर नहीं तो यूज़र रजिस्ट्रेशन फेल्ड, तो सिंपली आपको फेल्ड इको कर दे। तो अभी अगर मैं न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करता हूँ फिर से तो क्या होगा, सपोज करिए मैंने यहाँ पे रखा सुमन सिंह एंड एज डाला 31 इंडिया, और मैंने यहाँ पासवर्ड डाला सुमन एंड 1 2 3 4 5 6 एंड अगर मैं रजिस्टर करता हूँ तो दोस्तों देखिएगा आप यहाँ पे लिख के आ रहा है न्यू यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, जो मैंने यहाँ पे मैसेज इको किया। यहाँ पे दोस्तों जब अभी हम आगे ट्यूटोरियल में बढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ मैं अच्छे से डिज़ाइन करके दिखाऊंगा। तो अभी हमारा ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं मॉडल का यूज़ करके। सेम चीज़ आपको ये जो भी आपने यहाँ पे परफॉर्म किया है इसको आप कंट्रोलर में भी कर सकते हैं डायरेक्टली, बट देखिए जब आप कंट्रोलर का यूज़ करते हो तो सिर्फ लॉजिक पर्पस के लिए किया जाता है। बेटर कोडिंग स्टैंडर्ड यही है, क्योंकि इसमें जो कोड होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और आपको अगर कोई चेंजेस करने होते हैं तो आप उसके लिए आपको उस पूरे कोड को पूरा 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन आपको चेक करना होता है। बट अगर आपने उसका मॉडल का प्रॉपर यूज़ किया है और प्रॉपर कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो अप कर रहे हो तो आप इजीली ये जानते हो कि आपको मॉडल के अंदर जो भी
डेटाबेस और रिलेटेड ऑपरेशंस हैं वो आप मॉडल के अंदर परफॉर्म कर रहे हो, और जितना भी लॉजिकल ऑपरेशंस है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉजिक ये लगाया है कि अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाती है तो मेरे को ये इको करे, अदरवाइज़ वो ये इको करे। तो ये हमारा एक तरीके का लॉजिक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कंट्रोलर के अंदर जो भी हम लोग करते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बट साथ ही साथ अगर आप चाहोगे सिर्फ आपको कंट्रोलर में ही सब कुछ मैनेज करना है तो ये इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉगिन कैसे करते हैं और देन उसके बाद डैशबोर्ड पे कैसे हम चीज़ों को एक्टिव करते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले मेरे सभी न्यू वीडियोस मिल सके।